भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खियां अब और बढ़ चुकी हैं। पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ बयान दिया। फिर कनाडा की संसद में जस्टिन ट्रूडो के दावे के बाद वहां की विदेश मंत्री जॉली ने भारत के एक डिप्लोमेट को निष्कासित करने की घोषणा तक कर दी। इन सब के बाद बुधवार को भारत ने भी कनाडा सरकार को करारा जवाब दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम ट्रूडो के आरोप निराधार हैं। कनाडा से भारत के एक डिप्लोमेट को निष्कासित करने के जवाब में भारत ने भी कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया। कनाडा सरकार की कार्यवाही के बदले भारत सरकार ने भी एक कनाडाई राजनयिक को भारत छोड़ने का फरमान सुना दिया। भारत ने कनाडा के राजनयिक पर अंदरूनी राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया है। सूत्रों का यहां तक कहना है कि राजनयिक भारत विरोधी कार्रवाई में शामिल थे। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ टिप्पणी की थी। पीएम ट्रूडो ने दावा किया था कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या हरदीप सिंह की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। मगर जब जस्टिन ट्रूडो के इस दावे का भारत भी करारा जवाब दे चुका है। भारत सरकार ने कनाडा के आरोपों को खारिज करते हुए दो टूक कहा कि पीएम ट्रूडो के ऐसे बयान खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है जिन्हें कनाडा में आश्रय मिलता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के आरोपों का जवाब देते हुए यह भी कहा कि कनाडा सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कनाडा के कई राजनेताओं ने खालिस्तान आतंकियों और चरमपंथियों को लेकर नर्म रवैया अपनाया है, जो एक चिंता का मुद्दा है। आपको बता दें कि खालिस्तान टाइगर फोर्स के नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में 18 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हरदीप सिंह निज्जर का पंजाब के जालंधर के भारत सिंहपुर से ताल्लुक था। एनआईए ने खालिस्तानी नेता को भगोड़ा घोषित किया था। इसके अलावा उस पर 10 लाख रुपए का नगद इनाम भी घोषित था। तो ये थी आज की खबर, जहां भारत और कनाडा के रिश्तों में कहीं ना कहीं तल्खी नजर आ रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जागरण प्राइम के सीनियर एडिटर स्कंदर विवेक मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे इस पूरी खबर में दो नाम आते हैं। सबसे पहला नाम आता है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का, और दूसरा नाम है खालिस्तानी आतंकी। वो दोनों कौन है? देखिए, निज्जर का अगर देखें, जिसकी जून में हत्या हुई, तो खालिस्तान मूवमेंट से बहुत से जो लोग जुड़े हुए हैं और जो कि भारत के बाहर ही ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं। और क्योंकि भारत में अब आप देखें तो खालिस्तान की जड़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत कोई नाम लेवा बचा नहीं है। तो ये ज़्यादातर जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं, ये कनाडा से, मुख्य रूप से कनाडा से, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूके, अलग अलग इस तरह के स्टेट्स में एक्टिव रहते हैं। निज्जर भी उन्हीं नेताओं में से एक था और थोड़ा मुखर था और 10 लाख का एक तरह से कहे तो इनामी आतंकी था। और इसकी जो है गुरुद्वारे के बाद एक गुरुद्वारा है वहाँ का, उस गुरुद्वारा का ये पंथी भी था, मतलब उसको हेड करता था। तो इसकी 18 जून को पार्किंग में हत्या कर दी गई थी इसकी। अभी भी कहीं भी न कनाडा की मीडिया में जो चीज़ें आई हैं या कनाडा की सरकार की तरफ से आया है, कहीं ये नहीं साबित हुआ कि इसमें किसका हाथ है। जो एक प्राइमरी न्यूज़ आई थी वो ये आ रही थी कि कनाडा में आपसी राइवलरी, गैंग्स की राइवलरी में उसकी हत्या हुई है। ट्रूडो की बात करें तो ट्रूडो जो है कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं। 2015 में पहली बार इनकी सरकार बनी थी और ये 2019 में चुनाव लड़े, 2021 में चुनाव लड़े। तो उनकी बड़ी पेचीदा अच्छी कहानी है कि 2015 में जब ट्रूडो आए थे पहली बार सत्ता में ट्रूडो, तो वो पूर्ण बहुमत के साथ आए थे। लेकिन 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें वो थोड़े, उनके पास सीटें कम रह गई, करीब 20 सीटें कम थी उनके पास। तो उनको अपनी सरकार बचाने के लिए एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है कनाडा की, और वो उसको माना जाता है कि खालिस्तान समर्थक है। उसके जो मुखिया हैं जगमीत सिंह हैं, और जगमीत सिंह को माना जाता है कि वो खालिस्तान समर्थक जो लॉबी है कनाडा के, उसके सदस्य हैं। उनके समर्थन से फिर उनको 2019 में सरकार बनानी पड़ी थी। ट्रूडो को 2 साल में लगा कि उन्होंने माहौल अच्छा कर लिया अपने पक्ष में, उन्होंने 2021 में फिर से चुनाव करा दिए, लेकिन फिर भी उनको जो है बहुमत नहीं मिला और वो 10 सीटें पीछे ही रह गए पूर्ण बहुमत से। उसके बाद भी उस तरह उनको सरकार चलाने के लिए बार बार जो खालिस्तान समर्थक तत्व हैं उनसे समर्थन लेना पड़ रहा है। तो ये पूरा बैकग्राउंड है। और ओवरऑल हम देखें तो जो सरकार जब से ट्रूडो आए हैं सत्ता में, इनके पास, इनके मंत्रालय में हमेशा सिख नेता रहे हैं और ये ज़्यादातर जो हैं खालिस्तान समर्थक हैं। इस बात से अगर ये मान लिया जाए कि ट्रूडो की पार्टी का कहीं ना कहीं कनाडा में जनाधार बिखरता जा रहा है, शायद इसीलिए कहीं ना कहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बौखलाए हुए हैं, क्या ये कहना सही होगा?
और कहीं जो ट्रूडो के साथ प्रॉब्लम हो रही है, उसको डिप्लोमेसी में एक नियम माना जाता है कि आपकी जो घरेलू राजनीति है उसको हम कभी अपनी जो वैश्विक राजनीति या जो वैश्विक संबंध हो उसमें मिक्स नहीं करना चाहिए उसमें, क्योंकि आपकी घरेलू राजनीति अलग किस्म की डिमांड करती है, लेकिन जो डिप्लोमेसी है, जो वैश्विक संबंध है, वो अलग तरीके से काम करते हैं, उसके फायदे नुकसान अलग होते हैं। अभी जो हो रहा है कि ट्रूडो जो है, इसका जो अभी तवज्जो दे रहे हैं अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और इस वजह से ही सारी समस्याएं आ रही हैं। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि जो एक बड़ा वोट बैंक बन चुका है खालिस्तान, उसके वो जो वर्ग है, वो वोट उनसे न छिटक जाए, उसको पूरा ध्यान में रख के जो है ये इस समय सारे कदम उठा रहे हैं। और ये अगर माना जाए कि ये पहली बार नहीं है जब ट्रूडो की वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में तलखी आई हो। हमने उसके पहले भी देखा G20 में शायद रिश्ते को संभालने की कोशिश भी की गई, बट वहाँ भी कहीं ना कहीं रिश्ते बिखरते ही नजर आए। तो ऐसी क्या वजह है कि बार बार इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं भारत और कनाडा के रिश्तों में? अगर मैं भारत और कनाडा के रिश्तों की बात करें तो 2015 में ट्रूडो के बनने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की थी कनाडा की। वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब माहौल था, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे कनाडा के, वो आते थे कंजर्वेटिव पार्टी से, स्टीफन हार्पर। उन्होंने वहाँ से ऐलान किया था कि जो कनाडा है वो भारत की एकता, अखंडता, इसको लेके बिल्कुल तत्पर है और वो उसकी सम्मान करता है और उसके लिए खड़ा रहेगा। उसके अप्रैल की ये मोदी की यात्रा अप्रैल में हुई थी और अक्टूबर में ट्रूडो प्रधानमंत्री बने। उसके बाद से जो है भारत और कनाडा के संबंधों में हमें दूरियां दिखने लगी। फरवरी 2018 में जब ट्रूडो भारत आए अपने पूरे परिवार के साथ, उसके ठीक पहले मुंबई में उन्होंने एक खालिस्तानी आतंकी को अपनी एक पार्टी में आमंत्रित कर दिया, जिस पे बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। उसके बाद उन्होंने उसको बुलाया तो नहीं, लेकिन उससे बड़ी किरकिरी हो गई थी कनाडा की, और भारत और कनाडा के रिश्तों में तलखी आ गई थी। फिर वो 7 दिन तक भारत में घूमते रहे, ताजमहल गए, पूरा देश घूमा, सब कुछ किया, लेकिन हाँ उनको वो तवज्जो नहीं मिली। तो वो जो दौर है वो लगातार बना रहा। G20 के बाद से जो अब हम देखते हैं कि G20 में पहले आए एक बहुत अच्छा, उनको भारत ने अपनी तरफ से मेहमान नवाजी पूरी की, लेकिन हाँ वो गर्मजोशी नहीं दिखी। उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे पॉज लगने का निर्णय आया 4-5 दिन बाद ही, और अब जो ये घटनाक्रम है डिप्लोमेसी का, जो तो बहुत बड़ा एक ब्लो है। तो इस तरह से हम देखें ट्रूडो के कार्यकाल में हमेशा से ये जो है गिरावट ही आ रही है भारत कनाडा के संबंधों में। एक ट्रूडो के बयानों से कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि हमने देखा कि ट्रूडो कहीं ना कहीं या तो खालिस्तान से प्रभावित हैं या फिर खालिस्तानियों के दबाव में हैं। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है दोनों में? अभी आज जैसे इसी मामले को लेकर हमारे कई पूर्व राजनयिकों से बातचीत चल रही थी, तो ये तो माना जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक इनकी एक पीढ़ी है, इनके पिता भी खालिस्तान समर्थक रहे हुए थे, तो ये इनको उत्तराधिकार में मिला है कि हमें खालिस्तान का समर्थन करना है। लेकिन हाँ, खालिस्तान का जो दबाव है अब जो नज़र आ रहा है वो खालिस्तान का दबाव नज़र आ रहा है, क्योंकि अब जो ट्रूडो बोल रहे हैं वो खालिस्तान की भाषा है। आपको याद होगा जब निज्जर की हत्या हुई थी तो सबसे पहले जो खालिस्तान के लीडर्स थे, जैसे पन्नून थे, इन्होंने बोला था कि ये भारत सरकार प्रायोजित हत्या है, इसकी हत्या भारत सरकार ने की थी। अब ट्रूडो भी वही भाषा बोल रहे हैं। तो ये जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार है वो मान रहे हैं कि अब उनके ऊपर ट्रूडो पर एक बहुत बड़ा दबाव है खालिस्तान का, और वो एक तरह से खालिस्तान के रंग में ही रंग कर बात कर रहे हैं। एक वो दौर भी मुझे याद आता है जब भारत ने, जब कोविड उस टाइम पे चरम पर था, 2020-2021 की बात है, जब कनाडा में कोविड बिल्कुल पीक पर था और भारत के पास उस टाइम वैक्सीन मौजूद थी और भारत ने बिना देर किए कनाडा में वैक्सीन भेजी थी। एक वो दौर था जब भारत और कनाडा के रिश्ते शायद कहीं ना कहीं सुधरते नज़र आ रहे थे, और एक आज का दौर है जहां कहीं ना कहीं तलखी नज़र आती है। दोनों दौर में कितना अंतर मानते हैं, और क्या लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में कैसे सुधर सकते हैं ये रिश्ते? जब कोविड की हम बात करें तो वो दौर था कि भारत ने अपनी तरफ से एक ह्यूमैनिटी दिखाई थी, और उसमें हालांकि तलखियां थी। जैसे मैंने बोला कि 2018 में जब ट्रूडो आए थे और उसके बावजूद भारत विरोधी प्रदर्शन खालिस्तान के जो नेता हैं कनाडा में लगातार कर रहे थे। भारत के राजनयिकों के लिए भी चुनौतियां आ रही थी, उनको हमले की धमकियां दी जा रही थी, लेकिन भारत ने उन सब चीज़ों को अनदेखा किया, और एक क्राइसिस के दौर में एक दोस्त या एक जिस तरह मदद की जा सकती है उन्होंने कनाडा की मदद की, और इससे माना जा रहा था कि हाँ संबंध बेहतर होंगे। और अगर हम बायलैटरल ट्रेड देखें तो दोनों पक्ष जो है करीब $4 बिलियन का हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग उतना ही कनाडा जो है हमें इंपोर्ट कर अपनी तरफ से एक्सपोर्ट करता है। $70 बिलियन जो कनाडा का पेंशन फंड है उसने भारतीय कंपनियों में निवेश कर रखा है। तो एक आर्थिक जुड़ाव एक बड़ा है। 2 लाख भारतीय स्टूडेंट पढ़ते हैं कनाडा में, तो उस हिसाब से देखें तो पीपल टू पीपल कनेक्ट भी कनाडा और भारत का बहुत अच्छा है। लेकिन
ट्रूडो ने कहीं ना कहीं भारत और खालिस्तान के विषय को ना एक पर्सनल मुद्दा बना लिया है और उस वजह से जो दोनों देशों की तल्खियां हैं वो बढ़ रही हैं। बिल्कुल। एक सवाल ये भी बनता है कि कहीं ना कहीं हमने देखा कि भारत और कनाडा के रिश्ते कहीं ना कहीं सुधर रहे थे बीच में, फिर उसमें तल्खी आई। तो क्या मान लिया जाए कि अब भारत और कनाडा के रिश्ते कुछ वक्त के लिए ठंडे बस्ते में चले जाएंगे? क्योंकि हमने देखा कि कैसे पहले वहाँ के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए, फिर उसके बाद वहाँ से एक डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया जाता है, उसके बाद भारत की तरफ से भी एक कार्रवाई होती है, क्योंकि ये बदलता भारत है, भारत जवाब देना जानता है कि किस तरह से जवाब देना है। तो भारत ने भी एक प्रतिक्रिया दी और इन पूरे जवाबों को, इन पूरे आरोपों को निराधार करार दिया। तो क्या लगता है कुछ वक्त के लिए रिश्ते अब ठंडे बस्ते में जा सकते हैं? हाँ, कुछ वक्त के लिए। अभी शॉर्ट टर्म में हम बात करें तो कम से कम लगता है कि हाँ, साल भर का अगर हम वक्त देखें तो हाँ, अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ बेहतरी आने की उम्मीद है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो जहाँ तक बात है कि अगर आप देखें कनाडा को और भारत को, तो हमारी स्थितियाँ बड़ी मिलती जुलती हैं। दोनों लार्ज डेमोक्रेसी हैं और अगर आप देखें तो हमारा भी समाज जो है बहुसंस्कृतिवादी है, कनाडा में भी बहुत सी संस्कृतियाँ हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो, और जिस तरह के हमारे कनेक्शंस हैं कि हमारे एक इंडियन डायस्पोरा जो है कनाडा में बहुत बड़ा है, मतलब आज की डेट में अगर वो इलेक्शन में दखल देने की स्थिति में है तो एक अपने आप में समझ में आता है कि उनकी साइज़ कितनी बड़ी है। तो ये बहुत लंबे समय तक ये दुराव रहेगा ये मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ, अभी साल भर, मुझे लगता है साल डेढ़ साल तक स्थितियाँ सुधरने वाली हैं। बिल्कुल। भारत के जवाब ने कनाडा को शायद एक बात तो याद दिला दी कि जो कनाडा शायद भूल गया था कि ये नया भारत है, जो ये बात बखूबी जानता है कि विश्व पटल पर अपनी बात कैसे रखना है, और भारत की प्रतिक्रिया ने ये बात साबित भी कर दी। तो ये थी आज की बड़ी खबर, जिस पर हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए थे। जागरण प्राइम के सीनियर एडिटर स्कंदर विवेक, उन्होंने आपको तफसील से इस पूरी खबर के बारे में जानकारी दी। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हो या फिर कोई भी किसी भी तरह के सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। आप तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण प्राइम, और दैनिक जागरण के YouTube पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।